राहुल गांधी की हाथरस में सेलेक्टिव अप्रोच का विश्लेषण करेंगे। हमने राहुल गांधी की हाथरस विजिट को सेलेक्टिव अप्रोच क्यों कहा है, क्योंकि ये जो विजिट है वो पूरी तरीके से राजनीतिक सिलाई से डिजाइन हुई नजर आती है। राहुल गांधी के लिए हाथरस मुद्दा भी है और राजनीतिक मौका भी है, लेकिन राहुल गांधी यहां भी अपनी कही हुई बात को खुद ही काटते हुए नजर आए। बीते कुछ समय से राहुल गांधी के लिए कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जो कि उनकी उस सेलेक्टिव अप्रोच को सूट करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच तर्कों के तर्कश में कहीं ना कहीं गुमसी होती हुई नजर आती है। बीते 2 जुलाई को हाथरस में जहां एक दर्दनाक घटना हुई, इस घटना में 121 लोगों की जान चली गई और इस घटना के जिम्मेदार कई लोग हैं, लेकिन इस घटना के हर एक पहलू के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, तो वो है बाबा। वो बाबा जिसके पास लोग अच्छे जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मिली मौत। और जब वहां पर इतनी दर्दनाक घटना हुई तो वो बाबा अपनी कार में बैठकर बड़े ही आराम से वहां से निकल गया। इस घटना के हर एक पहलू के लिए कोई दूसरा भी जिम्मेदार है और वो है पुलिस प्रशासन। लेकिन आज राहुल गांधी पहुंचे हाथरस। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर जमकर सवाल उठाए, लेकिन बाबा पर चुप्पी साध ली। बाबा को लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल नहीं किया, मानो उसको पहले से ही क्लीन चिट दी जा रही हो। राहुल गांधी ने एक तरफ ये कहा कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन उससे ही जुड़ी हुई अगली लाइन क्या थी? वो ये कहने लगे कि वो उन पीड़ितों के साथ हैं और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सुनिए राहुल गांधी को। ये बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हाथरस में कही गई राहुल गांधी की बातों से यह समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे, और ठीक उसी वक्त वो ये भी कह देते हैं कि वो इस मामले को पॉलिटिसाइज यानी कि इसका राजनीतिकरण करने के पक्ष में नहीं। अब तार्किक तौर पर आप ये समझिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि वो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ वो इसे संसद में उठाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक सेलेक्टिव अप्रोच राहुल गांधी की दिखाती है, लेकिन राहुल गांधी जब अपनी बातों में कुछ कहते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड या सेलेक्टिव अप्रोच झलकती है। आप ये समझिए कि यह हादसा और राहुल गांधी का हाथरस दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल उपचुनावों की तैयारी कर रहे हैं। एक विधायक को अदालत से सजा हो जाने और 9 विधायकों के लोकसभा पहुंच जाने की वजह से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हाथरस हादसे पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन घटना को लेकर निशाने पर आए भोले बाबा यानी कि सूरजपाल जाटव को सीधे सीधे कोई जिम्मेदार नहीं बताता है। यहां तक कि पुलिस की एफआईआर में भी सूरजपाल का फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन करीब आधा दर्जन लोग अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस घटना को लेकर हर कोई स्थानीय प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आता है और राहुल गांधी भी उसी फहरिस्त का हिस्सा है। राहुल गांधी भले ही अपने दौरे को गैर राजनीतिक होने का दावा करें, लेकिन राजनीति इस मामले पर पहले दिन से शुरू हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर किसी का नाम लिए सूरजपाल जाटव के साथ एक फोटो का जिक्र कर दिया। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है
कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस की घटना के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की जाने लगी। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव और वो नारायण साकार हरि की जय जयकार करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई। उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को साझा किया गया। अब जबकि राजनीति योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव के रूप में शुरू हुई, तो राहुल गांधी भी चाहकर भी इसको गैर राजनीतिक नहीं रख सकते, बल्कि उनकी अपनी एक अलग ही और खास दिलचस्पी इसमें होगी। दरअसल ऐसे सारे ही बाबाओं के पक्ष में लोगों की भक्ति खड़ी हो जाती है। बाबाओं के पीछे लोगों के खड़े हो जाने के बाद राजनीतिक दलों की भी दिलचस्पी पैदा हो जाती है, क्योंकि इन बाबाओं के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है जो प्रभावित होता है। और इसके साथ ही हरियाणा का सजायाफ्ता राम रहीम इस बात का जीता जागता उदाहरण है, वरना बार बार उसे जेल से बाहर आने का इंतजाम आखिर कैसे मुमकिन हो पाता। दूसरा, राम रहीम के मुकाबले तो सूरजपाल बेकसूर सा लगता है। राहुल गांधी अभी भले ही परहेज कर रहे हों, लेकिन संसद पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उनके निशाने पर आ चुके होंगे। जाहिर बात है कि बाबा के भक्तों में एक बड़ा सा वोट बैंक देखकर राहुल गांधी की दिलचस्पी बढ़ी होगी और ऐसा होने पर अखिलेश यादव की चिंता बढ़ेगी ही। और इसका आधार है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो वोट बैंक का हिस्सा है वो विपक्षी दलों में बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें बीएसपी भी कुछ हद तक शामिल रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की ये हाथरस यात्रा पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतीत होती है और इसका उदाहरण यह भी है कि अगर राहुल गांधी को इस घटना से इतनी ही पीड़ा थी, तो फिर राहुल गांधी को तमिलनाडु में जो घटना हुई उसकी पीड़ा उतनी ज्यादा हुई, ऐसा नजर क्यों नहीं आता? राहुल गांधी तमिलनाडु क्यों नहीं गए? आपको याद दिलाऊं कि तमिलनाडु में जहरीली शराब की वजह से 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। लेकिन राहुल गांधी वहां पर गए नहीं, क्योंकि वहां पर डीएमके की सरकार है, यानी कि उनकी गठबंधन साथी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी डीएमके का वहीं पर हिस्सा है। अब पश्चिम बंगाल का संदेश खाली आप याद करिए, कितनी बड़ी घटना हुई, लेकिन राहुल गांधी वहां पर भी नहीं गए, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है और इंडी अलायंस को टीएमसी का सपोर्ट है। इसी बीच एक और खबर है। खबर यह कि राहुल गांधी कल राजकोट जाएंगे। राजकोट, जहां पर गेमिंग जोन में आग लगी थी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं ये तमाम उदाहरण राहुल गांधी की उसी सेलेक्टिव अप्रोच का हिस्सा हैं, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राज्यसभा में की थी। विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो उनको साफ सूंघ जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। राहुल गांधी की सेलेक्टिव अप्रोच वाली सियासत से मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जमीन पर भी इसका गलत असर देखने को मिलता है। अब देखिए, राहुल गांधी हाथरस गए, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोले। दूसरी तरफ लगातार अग्निवीर योजना पर अधकचरन वाली जानकारी, यानी कि तथ्यों से दूर आधी अधूरी जानकारी लेकर वो सबके सामने है। अब जबकि सच क्या है वो भारत की सेना पहले ही बता चुकी है।
इसके बावजूद राहुल गांधी रुके नहीं। उन्होंने एक बेहद ही गंभीर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने एक एक्स आर्मी पर्सन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर सीधे सेना पर ही सवाल खड़े करवा दिए। कहा कि सेना को इस पर जवाब देना चाहिए, और यानी कि सेना से सवाल उनकी तरफ से किए गए। अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए आईडीजीपी एनआई से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवा निधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजीपी एनआई से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। आपने रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी को सुना। रिटायर हो चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। राहुल गांधी ने सेना पर सवाल उठाने के लिए एक पूर्व सैनिक को ही चुना है। लेकिन यहां पर भी जरा आप एक चीज देखिए। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में यह कहा कि अग्निवीर की शहादत होने पर उसको कोई राशि नहीं मिलती। जब सेना ने खुद ही इसका फैक्ट चेक किया तो अब खुद के बयान के साथ ही काटछांट शुरू कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे कि राशि नहीं मिली, हम तो ये कह रहे थे कि राशि रेगुलर सैनिक से कम मिलती है। लेकिन यहां पर उनके इन दावों का भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि अग्निवीर जवान को 45 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है, जबकि सच यह है कि अग्निवीर जवान को 45 लाख नहीं बल्कि 48 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। इसके बाद कांग्रेस ये कहती है कि रेगुलर सैनिक को तो 75 लाख मिलते हैं, यह भी उनका आधा ज्ञान है। दरअसल अग्निवीर जवान को जो बीमा राशि मिलती है वो कभी भी उनकी सैलरी से नहीं कटती, लेकिन एक रेगुलर जवान की सैलरी से हर महीने करीब 5,000 रुपए बीमा राशि के एवज में काटे जाते हैं। और इसका एक और दावा सुनिए। कांग्रेस का कहना यह है कि शहादत होने पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि रेगुलर जवान को तो 55 लाख मिलते हैं। इसका सच यह है कि रेगुलर जवान को ऑन ड्यूटी शहादत होने पर 25 लाख मिलते हैं, ऑपरेशन के दौरान शहादत होने पर 35 लाख, और अगर जंग में शहादत होती है तो 45 लाख रुपए मिलते हैं। यह पैसा शहादत के बाद जवान के माता पिता या फिर पत्नी को मिलता है। कांग्रेस का एक और दावा है कि अग्निवीर को शहीद नहीं कहा जाता। इसका सच यह है कि साल 2013 में गृह मंत्रालय ने यह बताया कि शहीद कभी भी परिभाषित नहीं किया जाता है। सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। आप यहां पर देखिए कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो खतरनाक है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि शहीद के घर वालों को मुआवजा नहीं मिला, और उसको फैक्ट चेक करते हुए सरकार और मीडिया जब शहीद के परिवार वालों के वीडियो सामने लाता है जहां पर वो ये कहते हैं कि पूरा पैसा मिला है, 1 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें वो बीमा राशि का जिक्र करते हैं और उसके अलावा आई हुई राशि का जिक्र करते हैं, तब आप सोचिए क्या ये उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? कितने ही लोगों को मालूम चल चुका है कि इस घर में 1 करोड़ की राशि आई है। क्या ये एक थ्रेट नहीं बन जाएगा? एक बार फिर से कांग्रेस का दावा, यानी कि राहुल गांधी का दावा और सच्चाई क्या कहती है। बीमा राशि के तौर पर कांग्रेस का दावा यह है कि अग्निवीर जवान को 45 लाख रुपए मिलते हैं। हालांकि ये राशि बीमा की होती है, सच्चाई यह है कि वो 45 लाख ना होके 48 लाख रुपए की होती है। अब इसके साथ कांग्रेस का दावा यह है कि जो रेगुलर जवान है उसको तो 75 लाख मिलते हैं। अब इसमें सच्चाई आप ये समझिए कि जो रेगुलर जवान होता है उसकी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए काटे जाते हैं, जो इसी 5,000 कटने के एवज में बाद में 75 लाख के तौर पर मिलते हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर जवान को 55 लाख। लेकिन इसमें जो एक्स ग्रेटिया राशि है उसमें सच्चाई यह है कि ऑन ड्यूटी शहादत पर 25 लाख रुपए मिलते हैं।
ऑपरेशन के दौरान, यानी कि कोई ऐसा ऑपरेशन होता है उस दौरान शहादत होती है तो 35 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर जंग में शहादत होती है तब 45 लाख रुपए मिलते हैं। अब कांग्रेस का दावा देखिए, सच्चाई क्या है। कांग्रेस यह भी कहती है कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता अग्निवीर को। सच्चाई यह है, गृह मंत्रालय ने जो कोट किया कि शहीद कहीं पर भी परिभाषित नहीं है और इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। यह है इसकी सच्चाई। लेकिन जैसा कि उस थ्रेड का मैं जिक्र कर रही थी, जब यह पता चलता है कि इस घर में इतना पैसा है, यह कितना बड़ा थ्रेट उन परिवार वालों के लिए है। अब इस पर भी सियासत से पहले राहुल गांधी को जरा सोचना चाहिए। इसके साथ साथ फिलहाल जब हमारे देश की सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, तब पूर्व वायु सेना प्रमुख RKS भदौरिया क्या कहते हैं, आप वो भी सुनिएगा। शहीद और उनके परिवार के साथ में होती है, तो सेनाओं को पॉलिटिक्स में ऐसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।